हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज आर्कटिक ओशन में जो माइक्रोब्स का इन्वेजन हो रहा है और जो शिफ्ट हो रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए, इस बात को समझना है तो आपको चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि एवरी स्पीसीज इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एवोल्यूशन के बारे में पहली बात है, हर एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको इन्वायरमेंट चेंज होगा, अगर उसको उसका इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो इन दैट केस इधर वो स्पीसीज उस इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट कर ले, या फिर वहां से माइग्रेट होकर कहीं और चला जाए, या फिर वो आखिरी में मर जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं, समझ में आया, तो या तो आप एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर आपको कहीं और माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट डे बाय डे चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये जो आज का टॉपिक है हमारा, कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे ही है और उसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी अभी पता चला है कि आर्कटिक ओशन, जो कि आपको पता है कि नॉर्थ पोल के सराउंडिंग एरियाज में है, यानी आप पोलर, अगर आप आर्कटिक सर्किल जानते हो, आर्कटिक सर्किल का नाम उसी से पड़ा है, यानी कि करीब करीब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया, ये जो है वो बेसिकली आर्कटिक ओशन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। समझ में आ गया। अभी रिसेंटली एक स्टडी में ये मालूम चला है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो होगा वो ट्रॉपिकल बेल्ट में बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। और टेम्परेट बेल्ट में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। तो जो स्पीसीज ट्रॉपिकल बेल्ट में सरवाइव कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वो स्पीसीज अब ट्रॉपिकल बेल्ट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इधर या तो वो मर जाए, समझ में आ रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो कुछ तो एक्सटिंक्ट हो भी गए हैं, समझ में आया। और कुछ जो है वो माइग्रेट करके टेम्परेट बेल्ट में और पोलर बेल्ट में चले गए हैं। समझ में आ गया आपको। यही रीजन है कि जो आर्कटिक ओशन है वो इन्वेडेड थ्रू जो है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स है, जो कि पहले कभी ट्रॉपिकल एरिया में हुआ करते थे, अब वो जो है टेम्परेट बेल्ट यानी कि सब पोलर बेल्ट में आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है टॉपिक, ये ग्लोबल वार्मिंग में कॉज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैबिटिंग इन पोलर रीजन्स of the Earth's ocean, such as Arctic, to be slowly conquered by their counterparts from tropical regions, affecting multiple ecosystems। अब जरा ध्यान सुनिएगा, किस तरीके से आपका, मान लीजिए ये है आपका इक्वेटर, 0 डिग्रीज पर है। ठीक है। अब जिस तरीके से स्पीसीज ट्रॉपिकल एरिया से, स्पेशली माइक्रोब्स, टेम्परेट एरिया में जा रहे हैं, तो उन्होंने केवल टेम्परेट एरिया के और या सब पोलर एरियाज के स्पीसीज को और माइक्रोब्स को ही डिस्प्लेस नहीं किया है, बल्कि वहां के इकोसिस्टम को भी चेंज किया, खुद भी अडाप्ट किया है, और वहां के इकोसिस्टम को भी चेंज करेंगे, क्योंकि वहां के स्पीसीज बदलेंगे। देखिए, समझिए, ये माइक्रोब्स हैं। ठीक है। अगर ये माइक्रोब्स चेंज होंगे तो इनके ऊपर जो डिपेंडेंट स्पीसीज होंगे वो भी चेंज होंगे। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कल की डेट में जो ट्रॉपिकल बेल्ट में जो माइक्रोब्स रह रहे थे, वो अब टेम्परेट बेल्ट में चले गए हैं, तो ट्रॉपिकल बेल्ट का तो इकोसिस्टम चेंज होगा ही, टेम्परेट बेल्ट का भी हो जाएगा इकोसिस्टम। ये जो हमारा आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं माइक्रोब्स के शिफ्टिंग के ऊपर है। और इसका इफेक्ट क्या है माइक्रोब्स पर, इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे क्या है, टेम्परेट बेल्ट पे क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये बात कैसे पता चली। तो हुआ क्या कि 35,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड ओशन। दुनिया के जब जितने भी महासागर हैं उन सब से जो है ये सैंपल कलेक्ट किए गए बिटवीन 2009 2013। और उसके बेसिस पर ये रिजल्ट में लाया गया कि ज़्यादातर ये जो माइक्रोब्स के सैंपल मिल रहे हैं हमें, कि इन सैंपल्स में जो माइक्रोब्स मिल रहे हैं ये पहले पहले कभी ट्रॉपिकल बेल्ट में रहा करते थे, अब ये सब पोलर बेल्ट में आ गए हैं। ठीक है। ये बात आने की, तो दो तरह की स्टडीज की गई, दो मेजर स्टडीज। इसके बेसिस पर पता चला कि डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ ओशन में रह रहे हैं, जो कि हायर लैटिट्यूड पे पाए गए हैं, जो पोल्स के पास, वो कहीं ना कहीं पहले कभी इक्वेटर पे रहा करते थे। समझ में आ गया आपको।
और इस वजह से आपको वो चेंज इन स्पीसीज नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और बात जो इस स्टडी में पाया गया, जो इसमें लिखा हुआ है, मैं वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर, ध्यान सुनिएगा सर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप ट्रॉपिकल एरियाज, ये पोलर एरियाज की तरफ जाते हैं, तो जो डाइवर्सिटी जो यहाँ लिखा हुआ है, जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो धीमे धीमे कम होता है। वी ऑल नो कि ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि एक्सेस वाटर अवेलेबिलिटी है, लेकिन पोलर एरिया में वो डाइवर्सिटी कम पाई जाती है, तो वो एक ग्रेडियंट है डाइवर्सिटी का। समझ में आ रहा है? एक तो पहली बात स्टडी में ये पाया गया कि भाई जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया में जाएंगे, डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज कम होगा, जो इसमें रेड कलर से आपका लिखा हुआ है। दो मेजर स्टडीज की गई हैं इसमें। इसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज हैं वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये पहली बात इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो स्पीसीज अपने आप को किस तरीके से चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर रहे हैं, ये चीज देखने को हुआ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्लैंक्टन्स का सैंपल लिया। अब आप बोलोगे प्लैंक्टन्स का सैंपल क्यों लिया? देखिए, प्लैंक्टन्स आपको पता है कि जो एक्वेटिक फूड चेन होता है उसमें सबसे नीचे होता है फाइटोप्लैंक्टन, सबसे नीचे, उसके ऊपर जू प्लैंक्टन, उसके ऊपर फिशेज, बिग फिशेज। समझ में आ गया किस तरीके से आपका जो जो आपका ट्रॉफिक लेवल है और जो फूड चेन है वो ऐसे चलता है। तो अगर हम लोग प्लैंक्टन्स की स्टडी कर लें तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे के पूरे इकोसिस्टम की स्टडी कर पाएंगे। समझ में आ रहा? तो इन्होंने लिखा यही चीज कि प्लैंक्टन इसलिए हम लोगों ने करा क्योंकि मरीन इकोसिस्टम का ये बेस है और इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है मरीन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इसी पर बायोमास, एबंडेंस एंड डाइवर्सिटी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जितने तरह की लाइफ हैं आपके ओशियंस में, वो बिल्कुल वो सर्वाइव ही करते हैं प्लैंक्टन्स की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, पोटिस्टा हो, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है? या वायरसेस हो, कुछ भी हो, वो प्लैंक्टन्स पे ही सर्वाइव करते हैं। प्लैंक्टन ही जो है, जैसे हमारे यहाँ लैंड पे बेसिकली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वैसे प्लैंक्टन जो होते हैं वो वाटर में होते हैं, जो कि एक तरह का बेस पर होते हैं और वो फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैंने आपको बता दी प्लैंक्टन के इंपॉर्टेंस के बारे में। दूसरी चीज जो आपको समझना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, कि इन्होंने प्लैंक्टन्स को लेकर सैंपल कलेक्ट करके फिर माइक्रोब्स की स्टडी करी है। इसीलिए प्लैंक्टन्स, मतलब प्लैंक्टन्स इंपॉर्टेंट था समझाना आपके लिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्लैंक्टन जो है वो, उनको अगर हम प्लैनेट का ग्रेडियंट में देखें, इसमें यही बात है कि वो लैटिट्यूड पे चेंज करते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादा, अगर लोअर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी, अगर आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो कम पाई जाएगी। वही चीज़ बोला है कि वो ग्रेडियंट रहता है और लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट होता है। लोएस्ट लेवल जो होता है वो क्लोजेस्ट टू पोल होता है और डाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ होगी? इक्वेटर पे होगी। तो ये बात हम लोगों ने पहले भी पता किया। जिस तरह से अदर स्पीसीज का इक्वेटर पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, पोलर एरिया में कम होती है, ऐसे प्लैंक्टन के साथ भी होता है। समझ में आ गया आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओशियन टेम्परेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? ज़्यादा टेम्परेचर होगा, प्लैंक्टन्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। कम टेम्परेचर में और फ्रीजिंग कंडीशन में और भी मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो ओशियन वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसी की वजह से ये ट्रॉपिकलाइजेशन हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस वर्ड कैन बी आस्क्ड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड जीएस, ट्रॉपिकलाइजेशन ऑफ स्पीसीज। समझ में आ रहा है किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशियन वार्मिंग हो रही है, ट्रॉपिकलाइजेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो प्लैंक्टन डाइवर्सिटी होती है वो टेम्परेट और पोलर एरियाज में ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है ट्रॉपिकल एरिया में कि दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। तो धीमे धीमे वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेट एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेट एरिया भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल एरिया से कम गर्म है। इसीलिए उनके लिए बेटर कंडीशंस क्या है कि वो धीरे धीरे अपने लैटिट्यूड में अपवर्ड शिफ्ट हों और टेम्परेट और पोलर एरिया की तरफ जाएं। तो ट्रॉपिकलाइजेशन जो है, लीडिंग टू रिफ्यूज ऑफ और माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू दी हायर लैटिट्यूड, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं, जो प्लैंक्टन्स हैं, उनका ट्रांसक्रिप्टोम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जीनोम ट्रांसक्रिप्शन, वो किया इन्होंने। समझ में आ गया? उसके आधार पर ये पाए कि जो कम्युनिटीज जो होते हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंटल और टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उन वेरिएशन के हिसाब से भी अपने आप को
मतलब एडजस्ट करते हैं, चेंजेस को भी एडजस्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? लेकिन अगर एक्सेसिव चेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के मतलब जीन जीन वाइज भी चेंज आ सकता है, उनके फिजिकल फीचर में भी चेंज आ सकता है। तो वो ये कह रहे हैं क्या कि हम ये चाहते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो कम्युनिटीज जो अपने आप को एडजस्ट कर रही है वो किस तरीके से एडजस्ट कर रही है। क्या उनमें कोई जीन वाइज कुछ एक्सप्रेशन चेंज आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई जीन के पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है, या उन्होंने अडाप्ट करना सीख लिया है। ये हमें पता करना है। तो ये कह रहे हैं कि ये फर्दर शोध का विषय है, इसे हम लोग आगे और जाके पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? फिर ये बोल रहे हैं कि वी फाउंड डिफरेंस ऑफ द पोलर कम्युनिटीज टू बी डोमिनेटेड बाय चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोजिशन। समझ में आ गया आपको? while the non polar जो है the differences in the dominated or the change of the expression of the genes। वही बोल रहे हैं क्या कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइज मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं या जीन में चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं क्या कि जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं वो वार्मर वाटर में यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में उनका लार्ज जीन पूल होता है। समझ में आ गया आपको? और लार्ज जीन पूल होने की वजह से ही वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं और कई सारे टेम्परेचर कंडीशन पे वो अपने आप को सर्वाइव भी करा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो दे आर क्वाइट टॉलरेंट। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं आर्कटिक रीजन या टेम्परेट रीजन के जो स्पीसीज हैं, अब उनमें इतना ज़्यादा टॉलरेंस नहीं आता है। तो चेंजेस इन द माइक्रोबियल कंपोजिशन ऑफ द आर्कटिक माइट लीड टू द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। अभी बड़े इतने ज़्यादा चेंजेस तो आते नहीं है। अब देखिए ये बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए ट्रॉपिक एरिया का कोई माइक्रोब या फाइटोप्लैंक्टन कोई भी अगर मान लीजिए टेम्परेट एरिया में गया, तो अब टेम्परेट एरिया के स्पीसीज तो ट्रॉपिक एरिया वाले स्पीसीज को खाने के लिए नहीं बने हैं। ये तो मान लीजिए ट्रॉपिक एरिया से उठकर मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन चला गया टेम्परेट एरिया में या पोलर बेल्ट में। तो पोलर बेल्ट में जो स्पीसीज हैं जो लार्ज हाइयर ट्रॉपिक लेवल पर रह रहे हैं वो क्या खाएंगे? वो तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन और प्लैंक्टन खाने के लिए आदत नहीं है। अब मान लीजिए आप रह रहे हो यहाँ पे, आप हर रोज खाते हो आम, इसके बाद वेजिटेरियन खाना, आप अचानक टेम्परेट रीजन में जाओगे जहाँ पे मीट प्रोडक्ट ज्यादा है तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। या तो आप अपनी आदत बदल लीजिए या फिर आपको आपके पास खाना ही नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली आप आपका जो है स्लो डिके हो जाएगा और डिमाइस हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि इस टाइप के जो माइक्रोबियल चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे जो लार्जर लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी बदलाव आएंगे। समझ में आ रहा है? और पूरा फूड चेन इफेक्ट होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ऊपर से ये स्पीसीज जो जा रहे हैं हाइयर लेवल पे टेम्परेट रीजन पे, तो अब जो जो स्पीसीज मान लीजिए माइग्रेट करके जा रहे हैं जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, तो पोलर एरिया या टेम्परेट बेल्ट में जो सर्वाइव अगर करना है तो आपको हाई फैटी फूड खाना होगा। अब अगर मान लीजिए आप हाई फैटी फूड खाते हैं वहां पे, तो आपका तो खाना है नहीं वैसा, आप तो टेम्परेट ट्रॉपिकल एरिया में रहे, अचानक से आप शिफ्ट हो जाते हैं टेम्परेट एरिया में, तो आप हाई फैटी फूड तो खाएंगे नहीं, आप वही खाएंगे जो खाते आ रहे हैं। तो वहां पर आपके लिए सर्वाइवल भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो जो फैट रिजर्व जो है वो आप में रहेगा नहीं, या तो आप खाना बदल लीजिए या फिर आपका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो जो क्लाइमेट चेंज है कोल्ड वेदर माइक्रोबियल कम्युनिटीज में, उसने कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट किया है स्पीसीज को। समझ में आ रहा है आपको? ताकि वो अपने आप को अडाप्ट कर सके। लेकिन ये एक सीरियस क्वेश्चन पोज कर रहा है वहां के इकोसिस्टम पे। समझ में आ गया? एवरी ड्रॉप ऑफ मरीन वाटर जो होता है उसमें कई सारे माइक्रोब्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स वहाँ के नेटिव होते हैं, कुछ बाहर से माइग्रेट करके आते हैं। नेटिव ठीक है, वहाँ पे कई सालों से रह रहा है, वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ गया है उसके बाद देखिए दो तरह के चैलेंजेस आएंगे। एक चैलेंजेस उसे होगा कि उस हायर लैटिट्यूड को सर्वाइव करना पड़ेगा फूड वाइज भी और बहुत डिफरेंट टाइप से भी। और ये जो स्पीसीज चेंज हुआ है उससे जो हायर लेवल की स्पीसीज हैं ट्रॉपिक लेवल के जो स्पीसीज हैं उन्हें भी इस नए फाइटोप्लैंक्टन नए फूड बेस को जो है बियर करना पड़ेगा। और ये एक न्यू एडजस्टमेंट लाएगा टेम्परेट बेल्ट्स में, पोलर बेल्ट्स। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे कैसे है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे कैसे है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत बढ़िया केस स्टडी है आपके सामने कि किस तरीके से ट्रॉपिकल बेल्ट के जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से आर्कटिक बेल्ट के में आ रहे हैं और किस तरह से वहाँ का माइक्रोब्स का वहाँ पर हैबिटेशन फैल रहा है।
उसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, उस माइक्रोब पे क्या इम्पैक्ट है, डायवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, यही इस केस स्टडी में बताने की कोशिश की गई है। बेहतरीन टॉपिक है, इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एनालिटिकल क्वेश्चन। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है तो आईएएस अभ्यास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऑल्सो फॉलो मी ऑन एन अकेडमी बाय द नेम प्रकाश कुमार। थैंक यू।